आज हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली दैट इज ग्रुप 16। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP4 NS2 NP4 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP4। ठीक है बच्चों, इसका एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। These are oxygen family elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium। इनका जो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आपके पास? NS2 NP4। NS2 NP4 इज द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजन फैमिली में। सेम एज दीजिए। इस केस में बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा आपके पास? ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP4। कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका? NS2 NP4। बच्चों, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, या तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या p के साथ में s के भी लॉस करेगा। वहाँ दो कंडीशन होती है, या तो ये p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, या p के साथ में s के भी लॉस करेगा, p और s दोनों के लॉस करेगा। ठीक है, या तो इट कैन लॉस द इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल या इट कैन लॉस द इलेक्ट्रॉन ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। अगर ये हमारे p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है सिर्फ p के, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस इट कैन लॉस ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट कैन रिप्रेजेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर बात करते हैं बच्चों p के साथ में s के भी लॉस करते हैं, p ऑर्बिटल के साथ में s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है, तो 4 और 2 6 दैट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास कितनी आ गई? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, अगर बच्चों सिर्फ p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो +4 और p के साथ s के भी लॉस होते हैं तो +6। अगर बच्चों हमारे पास p के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और p के साथ s के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अगर हमारे पास सिर्फ p के लॉस हुए तो +4 आएगा, लेकिन बच्चों +4 की जो स्टेबिलिटी है वो ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज। +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। Increase in atomic size, so tendency to loss of electron increase। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन इजी से लॉस होंगे या पोलोनियम इजी से लॉस होंगे? पोलोनियम के अंदर ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इसकी लार्ज साइज के कारण बच्चों यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का इजी से क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो ये इसकी बजाय ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर जितना इजी से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उस केस में उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? हाई। लेकिन अगर प्लस की बात करते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट
डिक्रीजेस इन ग्रुप। लेकिन +6 की जो स्टेबिलिटी बच्चों वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस इन ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है इसमें कि हमारे जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो जाते हैं, रिलक्टेंस। इसका मतलब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनका लॉस नहीं होगा, तो सिर्फ कितनी होगी, ओनली p। और बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट कब अप्लाई होता है? जब इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, f ऑर्बिटल, किस में जाते हैं, f ऑर्बिटल, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाते हैं उस केस में हमारा क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है, क्लियर। तो इस केस में बच्चों +6 की जो स्टेबिलिटी वो ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों? रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। Reluctance of s orbital electrons in bond formation when electrons are participate in f orbital। ये आपके पास क्या बच्चों, इनर्ट पेयर। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो कब किस केस में आया, जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। लेकिन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा बच्चों, गेन। जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 और 2 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इट कैन गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इट मींस इट कैन रिप्रेजेंट -2 स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीजन family elements, that is group 16 can show -2 stable oxidation state, can show -2 stable oxidation state because after gain of 2 electrons they form stable noble gas configuration। ये stable noble gas configuration को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इनके वैलेंस सेल में बच्चों 4 और 4 कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, 2 को। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं इट मींस दे कैन रिप्रेजेंट -2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ -2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है भाई, अरे -2 की जो स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप में डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस इन ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सो टेंडेंसी to gain of electron decrease, tendency to gain of electron decrease। ये बच्चा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट था।
अब आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बच्चों -2 है, कितनी है -2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कंबाइन हुए इनके साथ? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इन सभी की -2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर हाइड्राइड्स क्या बनेंगे बच्चों? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बच्चों ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स क्या होंगे? जब ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन से अटैच होकर क्या बनेगा? हाइड्राइड्स। तो बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे आपके पास? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि -2 था आपके पास। H2O, H2S, H2SC, H2PE, H2PO। These are the hydrates। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए बच्चों? हाइड्राइड्स हो गए ग्रुप 16 के। These are the hydrates of group 16। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मल स्टेबिलिटी। बच्चों जैसा आपने नाइट्रोजन केमिकल में स्टडी किया था, जैसा आपने नाइट्रोजन केमिकल में स्टडी किया था, सेम वो दो प्रॉपर्टी, बस एक डिफरेंस है, वहाँ बेसिक कैरेक्टर था, यहाँ पर क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। बाकी सभी प्रॉपर्टीज क्या बच्चों बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी वही होगा जो नाइट्रोजन केमिकल के हाइड्राइड्स में ग्रुप 15 में। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर वो सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ऑर्डर सेम है। डिफरेंस क्या है? यहाँ बेसिक क्या एसिडिक कैरेक्टर और वहाँ पर क्या था? बेसिक कैरेक्टर। बच्चों इन सभी के अंदर sp3 आयन है, क्योंकि जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना बच्चों। ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम सभी के 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे जोड़ेंगे? हाइड्रोजन के। 6 + 2 कितने हो गए? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। sp3 एवरेज में एवरी एलिमेंट की कौन सी एवरेज है बच्चों? sp3। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बढ़ेगी, कौन सी ज्योमेट्री बढ़ेगी? टेट्राहेड्रल। और शेप कौन सी बढ़ेगी बच्चों? V से। शेप कौन सी बढ़ेगी? V से। तो बच्चों ऑक्सीजन के केस में V शेप हमारे पास ये बढ़ेगा, सल्फर में ये सेलेनियम, गैलेरियम और पोलोनियम। बच्चों यहाँ पर ये मैं बॉन्ड लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ। देखिए OH बॉन्ड सबसे स्मॉल है, SH उससे लार्ज, SCH उससे लार्ज, TH उससे लार्ज और POH उससे लार्ज। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ वो लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ये बॉन्ड लेंथ लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है बच्चों? हाइड्रोजन तो यहाँ पर कॉमन है, H तो कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये सब एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, और ग्रुप के अंदर जाते हैं तो बच्चों एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? ऑक्सीजन से लार्ज सल्फर, सल्फर से लार्ज सेलेनियम, गैलेरियम, पोलोनियम, और ग्रुप में जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? इंक्रीज। और जब बच्चों बॉन्ड लार्ज होता है, ये स्मॉल, ये लार्ज और लार्ज, लार्ज, बॉन्ड जितना लार्ज होता जाता है बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक है, और बॉन्ड वीक होगा तो बच्चों इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ये उससे लेस, उससे लेस, उससे लेस, सबसे जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ये उससे लेस थर्मल स्टेबल, ये उससे लेस और ये उससे लेस। ओके, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में क्या होती जा रही है बच्चों? डिक्रीज होती है। यानी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? हमारे पास ये सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ये उससे लेस, ये उससे लेस,
और ये सबसे यानी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इन ग्रुप। क्लियर? थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर किस पर डिपेंड करता है बच्चों? टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। किस पर डिपेंड करता है? टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। जो रिड्यूसिंग पावर किस पर डिपेंड करता है? टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से जल्दी लिबरेट होगा, यहाँ से जल्दी लिबरेट होगा? हाइड्रोजन कहाँ से जल्दी लिबरेट होता है? जहाँ स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, लार्ज बॉन्ड लेंथ, लार्ज बॉन्ड। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर increases in group due to increase in bond length of EH। एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्या होती है? इंक्रीज। तो वहां पर हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है? इंक्रीज। ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए सबसे लेस एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है, बच्चों इंक्रीज होती है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? इंक्रीज। इसका मतलब H2O, H2S, H2SC, H2PE, H2PO। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती जा रही है बच्चों? इंक्रीज होती है। क्या होती जा रही है? इंक्रीज। सो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज इन द रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बच्चों एसिडिक करेक्टर करवा देते हैं। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर बच्चों दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन और एक स्टेबिलिटी ऑफ आयन। एक तो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन और दूसरा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी। टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का इजी से डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को इजी से डोनेट करता है, उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही हाई होगा। क्लियर? तो बच्चों ये बताओ H2O, H2S, H2SC, H2PE, H2PO। अब यहाँ देख लो बच्चों, मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लेता हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, इन सभी को एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दूँ। यानी E फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के स्थान पे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर भी, सेलेनियम भी, टैलेनियम भी और पोलोनियम। ये हमारा कोई भी एलिमेंट है। बच्चों ग्रुप में जा रहे हैं तो ये एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये EH बॉन्ड लेंथ है, ये क्या होती जा रही है? इंक्रीज। तो बच्चों प्रोटॉन यहाँ से जल्दी डोनेट होगा या यहाँ से इजी से डोनेट हो सकता है? प्रोटॉन का डोनेशन स्मॉल बॉन्ड लेंथ से इजी है या लार्ज बॉन्ड लेंथ से इजी है? रिलीजिंग ऑफ प्रोटॉन इज इजियर इन स्मॉलर बॉन्ड लेंथ और लार्जर बॉन्ड लेंथ। लार्जर मींस ये बॉन्ड हमारा वीक होता है, यहाँ से प्रोटॉन इजी से डोनेट होगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, यहाँ प्रोटॉन का इजी से डोनेट नहीं हो सकता। चलिए, तो बच्चों हमारे पास ग्रुप में जाते हैं तो EH बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज, यानी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप EH bond length increases. So tendency to donate proton also increases. Tendency to donate proton also increases. So that acidic character increases in group. तो एसिडिक करेक्टर बच्चों ग्रुप में क्या होता है? इंक्रीज होता है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज इन द। तो बच्चों हमारा इससे ज्यादा एसिडिक ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। ठीक है, ग्रुप के अंदर एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। बच्चों एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन है
एक्सप्लेन H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। इसका मतलब H2S के अंदर एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड क्या है, लार्ज है, तो विच हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, सो विच इज द मोर एसिडिक इन नेचर। तो उस केस में क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी। बच्चों वोलेटिलिटी को स्टडी करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी। बच्चों जो वोलेटिलिटी है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अगर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल। क्लियर, मींस वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, H2O, H2S, H2SC, H2PP। लास्ट ग्रुप के हाइड्राइड्स को डिस्कस नहीं करते लास्ट टाइम। बच्चों वाटर को लीव कर दीजिए आप, बाकी सभी की बात करते हैं। अगर ग्रुप में जाते हैं बच्चों, तो H2 तो कॉमन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। सल्फर से ज़्यादा अटॉमिक मास सेलेनियम तो होता है, उससे ज़्यादा टेलुरियम। इसका मतलब जैसा ग्रुप में जाते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास का होता है, इंक्रीज होता है। और यस यानी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, molecular mass increases. So magnitude of van der Waals force of inflection increases, so that BBT also increases. बच्चे बात क्लियर है? जैसे आप ग्रुप में जाते हैं, जैसे ग्रुप में जा रहे बच्चों, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इंक्रीज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्स, van der Waals फोर्स भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, जिससे कि बीबीटी क्या होगा, इंक्रीज। बट H2O has highest BBT due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो सबसे एक्सेस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या सबसे एक्सेस, क्योंकि उसमें क्या परसेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग परसेंट। चलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या सबसे एक्सेस, क्यों, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों ग्रुप में जाते हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्स क्या होता है, इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2S, उससे ज्यादा H2। चलो मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम H2S, उससे ज्यादा H2SC, उससे ज्यादा H2PP और सबसे ज्यादा H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे एक्सेस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी का ग्रुप में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी बच्चों, वोलेटिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, H2S सबसे ज्यादा, H2S की और कम, H2 की और कम और H2 और सबसे कम। ये तो उससे रिवर्स हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे, दैट इज बॉन्ड एंगल। बच्चों बॉन्ड एंगल में एक सिंपल सा फैक्टर मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि हम H2O, H2S, H2SC, H2PE, H2PO जैसे ग्रुप में जाते हैं, अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो बॉन्ड पे भी रिपल्सिविटी क्या होता है, डिक्रीज। यानी
size of central atom increases, so its electronegativity decrease, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सो दैट बॉन्ड पे रिपल्सन decrease and hence bond angle decrease। तो बच्चों सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें है, H2 में, उससे कम H2S, उससे कम H2P, उससे कम H2P, सबसे कम H2P, क्योंकि ग्रुप में जाते हैं बच्चों सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है ना, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो बॉन्ड में का रिपल्सन भी क्या होता है बच्चों, कम होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। चलिए हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गए बच्चों, इसके बाद हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। चलिए टाइम क्या बता दें, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कंपाउंड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले डाइनाइट्रोजन, बच्चों इस ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हम डाइनाइट्रोजन, उसके बाद डाइऑक्सीजन, उसके बाद ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, और कंपाउंड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले डाइऑक्सीजन, सबसे पहले बच्चों डाइऑक्सीजन यानी ऑटो को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रिपरेशन आएंगे आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन यानी O2। बच्चों O2 की प्रिपरेशन, सबसे पहली प्रिपरेशन है इन लैबोरेटरी, क्लियर। और बच्चों लैबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, ऑन हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड KCl, और हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड KCl इन प्रेजेंस ऑफ MnO। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा KClO3 है, इस ऑक्सीजन रिच कंपाउंड बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, क्लियर, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। इस ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को अगर हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसकी प्रेजेंस हीट करते हैं, MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, MnO2 की प्रेजेंस, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डाइऑक्सीजन, तो KCl+3 क्या मिलेगा, डाइऑक्सीजन। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, क्लियर। ये हमारा ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, इस ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को हम हीट करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, डाइऑक्सीजन। इसका फॉर्म किसको, डाइऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बच्चों देखिए। जैसे हमारे पास KNO3 इसको हीट करते हैं, हमें KNO2+O2 मिलेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, KNO2+O। जैसे हमने KClO3 को हीट किया था, उसी टाइप से KNO3 हीट करेंगे तो KNO2+ में O। अगर KMnO4 को हीट करते हैं, यहाँ पे बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बच्चों, ये हमारी पहली प्रिपरेशन की डाइऑक्सीजन और हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। KClO3 को हीट करेंगे तो KCl+O2, KNO3 को हीट करेंगे KNO2+O2, और K1O4 को हीट करेंगे तो K2MnO4 MnO2+O2। हमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हो रहा है डाइऑक्सीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक प्रिपरेशन है बच्चों और थर्मल डिकम्पोजिशन
of H2O2, hydrogen peroxide, on thermal decomposition of H2O. H2O2 को हिट करेंगे तो H2O प्लस O2 में चेंज होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? H2O प्लस H2O प्लस O, that is thermal decomposition of hydrogen peroxide। सबसे क्या बच्चों, इसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम। बच्चों ऑक्सीजन क्या भी आती है, जो हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं वो हमारी ऑक्सीजन है ना, इसका कोई कलर है, कोई स्मेल है, कोई टेस्ट है, नहीं है ना, यानी इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस। बच्चों के वाटर में सोल्यूबल है, ऑक्सीजन वाटर में सोल्यूबल होती है, और यस एक्वाटिक सर्फेसेस तभी रेस्पिरेशन कर पाते हैं जब वाटर में क्या है? सोल्यूबल। एक्वाटिक स्पीशीज की रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज पार्शियल सोल्यूबल वाटर। ये वाटर में क्या होती है बच्चों? पार्शियल सोल्यूबल, इट इज पार्शियल सोल्यूबल वाटर। ये वाटर में क्या होती है बच्चों? सोल्यूबल। क्लियर? इसके बाद बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल और रिएक्शन विद कंपाउंड, बहुत सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सिन। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सिन। बच्चों सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, मेरे अनुसार आप सभी बच्चे को अच्छे से जानते हो, आप सभी रिएक्शन बता देंगे आपको। जिंक से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बताओ सर। जिंक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनना चाहिए? ZnO। एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो A2O2। मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। आयरन से रिएक्शन करेगा तो Fe2O2 और Mg से रिएक्शन करेगा तो 2Mg। मेरे अनुसार सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बस दो याद रखना। +1 में एस ब्लॉक में स्टडी किया होगा, सोडियम से रिएक्शन करता है तो पेरोक्साइड बनाता है, और पोटासियम से रिएक्शन करता है तो सुपरऑक्साइड बनाता है। अगर डाइऑक्सिन एक्चुअल में बच्चों जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? पेरोक्साइड। और पोटासियम क्या बनाता है बच्चों? सुपरऑक्साइड बनाता है। पोटासियम क्या बनाता है? सुपरऑक्साइड। बस याद रखना है, सोडियम कैन फॉर्म पेरोक्साइड और पोटासियम कैन फॉर्म सुपरऑक्साइड। नो डाउट। इसके बाद बच्चों रिएक्शन विद नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, अरियस बोरॉन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। बच्चों क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? कार्बन से रिएक्शन करेगा तो, अरे कार्बन से रिएक्शन करेगा तो CO2, SO2, फास्फोरस से P4O10। अरे बच्चों हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा था, आगे ओजोन में पढ़ेंगे कि पहले ऑक्साइड बना था P4O10, बोरॉन से करता तो B2O2 और आयोडीन से रिएक्शन करेगा I2O5। चलिए हो गया ना रिएक्शन टू कंपाउंड। CH4 से रिएक्शन करता है वो कंपाउंड है, C2H6 कंपाउंड है। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चे? जिंक सल्फाइड कंपाउंड है,
बच्चों CH4 और C12SO these are the hydrocarbons. These are the hydrocarbons. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबसन होता है किसमें होता है CO2 प्लस H2। ये तो हम 10th क्लास से पढ़ाते हैं बच्चों। एवरी हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन हमेशा CO2 एंड H2 में होता है। एवरी हाइड्रोकार्बन का कंबसन किसमें होता है CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। जिंक सल्फाइड से क्या बनेगा बच्चों, ऑटो रिएक्शन करेंगे ZNO प्लस SO, ZNO प्लस SO। these are the reaction with ZNO प्लस SO। और भी कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं, मेरा सबको दिक्कत नहीं कुछ, जिससे FeS2 से रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 प्लस में SO2 हो जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम इसमें शो कर सकते हो बच्चों। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आता है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन नोट करके लिख लीजिए बच्चों। इट कैन नॉट रिएक्ट विद नोबल गैसेस एंड प्लेटिनियम, गोल्ड, प्लेटिनियम इनर्ट मेटल्स। बच्चों जो ऑक्सीजन है इट कैन नॉट रिएक्ट, जो हमारा डाइऑक्सीजन O2 है इट कैन नॉट रिएक्ट विद नोबल गैस, एक तो नोबल गैस रिएक्शन नहीं करता है, और एक हमारे पास प्लेटिनियम, गोल्ड, प्लेटिनियम इनर्ट मेटल से रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट मेटल से रिएक्शन नहीं करता। एनसेट में क्वेश्चन बच्चों, which of following cannot react directly with dioxide? Zinc, platinum, Au, Fe, Sm, etc. इनमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली कौन रिएक्शन नहीं कर पाता बच्चों? जिंक रिएक्शन करेगा, आयरन रिएक्शन करेगा, टी रिएक्शन करेगा, प्लेटिनियम और गोल्ड रिएक्शन नहीं करेंगे ना। प्लेटिनियम और गोल्ड क्या हमारे पास इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये हमारा कंपाउंड था बच्चों डाइऑक्सीन। इसके बाद हमारा कंपाउंड आएगा ओजोन। ओजोन के बाद क्या आएगा बच्चों, सल्फर। नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों हमारे पास है ओजोन। ओजोन दैट इज O2। ओजोन क्या बच्चों, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की क्या बच्चों, एलोट्रोपिक फॉर्म। तो बच्चों हमारे पास क्या, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की क्या एलोट्रोपिक फॉर्म, इट इज ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, इट इज ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। बच्चों को सभी को पता है जो ओजोन है ये ओजोन लेयर होती है जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है 16 से 50 किलोमीटर के बीच में। क्लियर? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जनरल साइंस का क्वेश्चन बच्चों, ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्थ अम्ब्रेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ अम्ब्रेला। यानी ओजोन लेयर present in stratosphere 16 to 50 kilometer. It protects us from harmful UV radiation. ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। So it is known as अर्थ अम्ब्रेला। और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ अम्ब्रेला से भी जानते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास ओजोन हमारी ट्राइटोमिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ये में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है।
बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का जो प्रिपरेशन है वो हमारा डाइऑक्सीजन से होता है। किससे होता है बच्चों? डाइऑक्सीजन से। यानी डाइऑक्सीजन को बच्चों अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किससे पास करते हैं? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या एक स्पार्क हीट देते हैं बच्चों। क्या देते हैं? स्पार्क हीट। तो ऑक्सीजन से हमारा क्या बनता है? ओजोन बनता है। क्या बनता है? ओजोन। बच्चों ऑक्सीजन इज पास थ्रू द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इस स्पार्क हीट बहुत ही लेस हीट देते हैं, तब ऑक्सीजन से डाई ओजोन बनता है। अगर बच्चों अपने स्पार्क हीट से ज़्यादा हीट दे दी तो ओजोन वापसी डाइऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। ओजोन वापसी किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? डाइऑक्सीजन में। सो वी सप्लाई स्पार्क हीट, इसलिए हम क्या सप्लाई करते हैं? स्पार्क हीट। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा हीट दे दी तो ओजोन वापसी डाइऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों? इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बच्चों? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम डाइऑक्सीजन, formation of ozone from dioxygen, we supply spark heat if you take high heat, so ozone reverse decompose into dioxide। क्योंकि हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, अगर हमने ज़्यादा हीट सप्लाई कर दें तो वापसी किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? ये डाइऑक्साइड में डिकम्पोज, इसमें डिकम्पोज हो जाएगा वापसी डाइऑक्साइड। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? ओजोन हमारे पास पेल गैस है, ब्लू लिक्विड है और वायलेट ब्लैक क्या है? सॉलिड है। ठीक है, ओजोन हमारे पास क्या बच्चों प्रॉपर्टीज में? प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, इट इज ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। वायलेट ब्लैक क्या होता है बच्चों? सॉलिड। ठीक है, मतलब ये गैस लिक्विड और सॉलिड में जाता है तो इसका कलर भी क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। गैस में अलग कलर है, लिक्विड में अलग कलर और सॉलिड में। ठीक है, ओजोन क्या बच्चों? इट इज ट्राइटोमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज ट्राइटोमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक तो हमारे पास ये है एक्सप्लेन ओजोन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ओजोन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क क्यों करता है? क्योंकि O3 O2 प्लस नीसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा। किसमें डिकम्पोज होगा? नीसेंट ऑक्सीजन। किसमें डिकम्पोज होगा? नीसेंट ऑक्सीजन। ओजोन कैन डिकम्पोज O2 प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। इस नीसेंट ऑक्सीजन की कहानी किसका वर्क करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Due to presence of nascent oxygen, it acts as oxidizing agent। इसका वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है भी, एक्सप्लेन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन। एक्सप्लेन ओजोन act as bleaching agent। ओजोन ब्लीचिंग एजेंट का काम क्यों करता है? इसका काम करता है ब्लीचिंग एजेंट। तो बच्चों
हमारा ओजोन किस में डिकम्पोज होगा? O2 प्लस निसेंट ऑक्सीजन। ओजोन किस में डिकम्पोज होगा? O2 प्लस निसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। इसका मतलब है ब्लीचिंग एजेंट। कैसे? जो कलर्ड मैटर होता है बच्चों, कलर्ड मैटर निसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होते वो कलरलेस में चेंज हो जाता है। किसी चेंज हो जाता है? कलरलेस। यही क्या होता है इसका ब्लीचिंग एक्शन। क्लियर बच्चों? जो ओजोन है वो O2 प्लस निसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। इस निसेंट ऑक्सीजन के कारण ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, इस निसेंट ऑक्सीजन के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये जो निसेंट ऑक्सीजन है ये कलर्ड मैटर को कलरलेस चेंज करते हैं, इसका क्या? ब्लीचिंग एक्शन। क्लियर?